आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें सबसे पहले खबर इंदौर से, जहां इंदौर के नवदंपति राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शिलांग में हनीमून के दौरान लापता हो गए हैं। उनके घर परिवार में शोक छाया हुआ है। काफी खोज खबर के बाद भी उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आरोप है कि उन्हें ना तो वहां की पुलिस से कोई खास मदद मिल पा रही है और राजा और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। वे 20 मई को हनीमून के लिए शिलांग रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि दंपति की आखिरी लोकेशन शिलांग के संवेदनशील इलाके ऊसरा हिल में मिली है, जहां उनकी किराए की एक्टिवा लावारिस हालत में पाई गई। बुधवार को भी उनकी तलाश में सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन तेज बारिश के कारण रोक दिया गया। राजा के घर वालों का आरोप है कि शिलांग पुलिस से लेकर वहां के लोग तक हमारी मदद के लिए राजी नहीं हुए। तब यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की मदद ली, उन्हें पैसे दिए और राजा सोनम के फोटो वीडियो पोस्ट करवाए। एक लोकल न्यूज चैनल को भी रुपए देकर खबर प्रकाशित करवाई। इसके बाद मदद के लिए इंदौर के पुलिस अधिकारियों से बात की, तब जाकर शिलांग पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। हफ्ते भर में लापता राजा और सोनम को तलाश करने राजा के भाई बिपिन और सोनम के भाई गोविंद शिलांग में ही है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर में शूटिंग एकेडमी की आड़ में हिंदू लड़कियों और महिलाओं से यौन शोषण के आरोपी मोहसिन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई आरोपों से घिरे मोहसिन की शूटिंग एकेडमी भी अवैध बताई जा रही है, जिसकी आज नफ्ती हो सकती है। फिलहाल आरोपी मोहसिन जेल के सलाखों के पीछे है। बुधवार को उसके खिलाफ एक और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। अब उस पर 4 रेप, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने मोहसिन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। इस बीच जिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर वह अपनी एकेडमी चलाता था, उसे लेकर नगर निगम ने एक और नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया कि एक शिकायत की जांच में पता चला कि टॉप फ्लोर पर पेंट हाउस बनाया गया है, जिसकी अनुमति नहीं ली गई है। आज गुरुवार को उसकी नफ्ती की जाएगी। संभव है कि आज अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी हो सकती है, जिससे पहले नगर निगम ने 23 मई को एकेडमी के बाहर पहला नोटिस चस्पा किया था। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर में मई के आखिरी हफ्ते में भी प्री मानसून जैसे ही दौर लग रहे हैं। आपको बता दें, जहां बुधवार शाम को फिर घने बादल छाए और कई हिस्सों में बारिश भी हुई। इस दौरान कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बूंदाबांदी। इसके पहले मंगलवार रात को भी बारिश हुई थी। इस तरह 36 घंटों में 1.5 इंच से ज्यादा बारिश हो गई है। आपको बता दें, जहां इंदौर में इस बार मई का मौसम चौंकाने वाला रहा है, तो भीषण गर्मी के बजाय प्री मानसून जैसा ज्यादा रहा है। खास बात यह है कि इस दौरान तत्काल तो ठंडक मिलती है, लेकिन बाद में उमस से काफी बेचैनी होती है। अभी मई के 3 दिन बाकी है। इस दौरान भी बारिश जैसा ही मौसम रहेगा। इस बार नवतपा में पहले दिन 25 मई को तापमान 33 डिग्री था, फिर चौथे दिन भी 33 डिग्री सेल्सियस ही रहा, जबकि पिछले साल मई में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। अभी प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ एक्टिव है। इस वजह से दक्षिणी हिस्से के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सिस्टम के एक्टिव होने से अगले 4 दिन तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें एक बार फिर खबर इंदौर से, जहां इंदौर जिले में कोई भी व्यक्ति 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की जमीन या मकान संबंधी दस्तावेजों की नोटरी नहीं करवा सकता। ऐसा करना अब गैर कानूनी माना जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, जहां कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 100 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति से जुड़ी डील के लिए रजिस्ट्री यानी पंजीयन जरूरी है। नोटरी से ऐसा करना गलत और अवैध माना जाएगा। अगर आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसका नोटरी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही उस पर कानूनी केस भी दर्ज किया जाएगा। यह आदेश 28 मई से 25 जुलाई 2025 तक इंदौर जिले की राजस्व सीमा में प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य अचल संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अवैध कॉलोनियां इंदौर में ना बनने पाएं और उसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनको पूरी तरीके से रोका जा सके, इस पे हम लोग बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो अवैध कॉलोनियों के लिए रजिस्ट्री होती हैं उनको हम लोगों ने तकनीक के माध्यम से, जो हमारा पोर्टल है समता का, वहाँ से हम लोगों ने आंकड़े निकलवाए और वहाँ से प्रकरण दर्ज करके अभी तक 58 प्रकरणों में हम लोग एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, कॉलम 12 में एंट्री कर चुके हैं। और अभी हमने निर्णय लिया था कि जो इस प्रकार से रजिस्ट्रियाँ हुई हैं लगभग 1200-1300 के आसपास, इन सभी को शून्य करने के लिए हम लोग दावा भी सिविल कोर्ट में लगाएंगे।
ये भी देखने में आ रहा है कि जो रजिस्ट्री के माध्यम से अवैध कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं उससे कहीं अधिक संख्या में नोटराइज्ड जो स्वामित्व के लिए नोटराइज करा लेते हैं उसके द्वारा बहुत सारी जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो डेवलप हो रही हैं, जिस पे हमको तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जो नियम है वो ये कहते हैं कि कोई भी अचल संपत्ति जो 100 रुपये का नियम है अगर उससे अधिक की है तो उसको रजिस्ट्रीकृत ही कराना पड़ेगा, किसी तरीके से नोटराइज जो है वो नहीं कराया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति नोटराइज कराता है तो उसका स्वामित्व भी इससे उत्पन्न नहीं होता है और इसके साथ साथ अवैध कॉलोनियों को इससे बढ़ावा मिलता है। तो हम लोगों ने निर्णय लेते हुए एक प्रतिबंधात्मक आदेश बीएनएस की धारा 163 में निकाला है कि अगर कोई नोटरी अचल संपत्तियों को स्वामित्व को दिखा के नोटराइज करता है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा और जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे ही। इसके साथ साथ जो नोटरी का जो लाइसेंस निरस्ती है उसके लिए अनुशंसा भी हमारी तरफ से की जाएगी, जैसे भविष्य में इस तरीके की चीज़ें ना हों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर महिलाओं को सशक्त बना रही है। आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बैतूल जिले के सारनी में आयोजित महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में लाडली बहना की सहायता राशि 3,000 रुपया प्रति माह करने का वादा किया और उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर लाडली बहनों को सशक्त बना रही है। आने वाले 5 वर्षों में लाडली बहनों को प्रति माह 3,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत हर बहन को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अश्लील वीडियो मामले में पुलिस अभी तक वीडियो वायरल करने वालों का पता नहीं लगा पाई है। इस मामले में 3 टोल कर्मियों की भूमिका सामने आई है। जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रिकॉर्ड हुए अश्लील वीडियो के मामले में बुधवार को भी पुलिस 13 मई को रात वाली शिफ्ट में तैनात टोल कर्मियों के नाम का इंतजार करती रही। इधर रुपए वसूलने का मामला उजागर होने पर अब प्रकरण में धमकाकर वसूली करने व आईटी एक्ट की धाराएं बढ़ गई हैं और यह धाराएं तीनों टोल कर्मियों पर लगेंगी। और पुलिस के पास यह जानकारी पहुंची है कि एक टोल कर्मी के खाते में रुपए ट्रांसफर भी हुए हैं। एक्सप्रेसवे के अश्लील वीडियो के मामले में मनोहर लाल की गिरफ्तारी व जमानत के बाद पुलिस का पूरा ध्यान सीसीटीवी फुटेज को वायरल करने वाले टोल कर्मियों की गिरफ्तारी पर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।